नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो क्या गेम चेंजर है कृषि कानून, इसमें आपका स्वागत है। और ये सवाल आज हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आईएमएफ ने ये बात कही है कि जो कृषि कानून भारत में 3 लाए गए हैं, ये इसमें पोटेंशियल है रिफॉर्म का और ये आने वाले समय में एक बड़ा रिफॉर्म साबित हो सकता है पॉलिसी के फ्रंट पर, एग्रीकल्चर रिफॉर्म के फ्रंट पर। और एक बड़ा मुहर भी है एक इंटरनेशनल बॉडी का। और आईएमएफ ने कहा कि कृषि क्षेत्र में बड़ा सुधार होगा इससे। और साथ ही आईएमएफ ने हालांकि ये बात भी कही है कि इस कानून के आने के बाद तत्काल प्रभाव से जो इसके साइड इफेक्ट हैं, जिन लोगों के ऊपर इसका असर तत्काल पड़ रहा है, निगेटिव असर, उसको ध्यान में रखते हुए सामाजिक सुरक्षा का भी पुख्ता बंदोबस्त करना चाहिए। आईएमएफ ने कहा है कि नए कृषि कानून बिचौलियों की भूमिका को कम करेंगे और इसमें पोटेंशियल है कि ये रिफॉर्म की दिशा में आगे बढ़े। आईएमएफ के मुताबिक दलालों की भूमिका कम होने से किसानों को ज्यादा फायदा होगा और इससे ग्रामीण विकास को, रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। तो अब सवाल यह है कि क्या आईएमएफ का ये बयान वाकई फैक्ट के आधार पर ठीक है, ये बात जो आईएमएफ ने कही है, या कृषि कानूनों को लेकर अभी भी जो आशंकाएं हैं उसमें दम है। इसी पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं अशोक दलवाई, चेयरमैन हैं डेवलिंग फार्मर्स इनकम कमेटी के, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विजय सरदाना है, एग्रीकल्चर मार्केट के एक्सपर्ट। और साथ ही हमारे साथ सिराज चौधरी हैं, एमडी एंड सीईओ एनसीएमएल के। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल अशोक दलवाई जी आपसे होगा। आप शुरुआत से ही इस कानून की वकालत कर रहे हैं। आपने कई बार हमारे कार्यक्रम में कहा है कि इससे क्या फायदा किसानों को होगा। और अब आईएमएफ ने भी ये बात कह दी है कि एग्री रिफॉर्म के लिए ये तीनों कानून जो लाए गए हैं ये बहुत सही हैं और इससे एग्री रिफॉर्म को बड़ा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये बात आईएमएफ ने कही है, आप लोग भी ये बात कह रहे हैं, लेकिन जो किसानों की आशंकाएं हैं, खास करके एमएसपी खत्म होने की आशंका, कॉर्पोरेट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो उनके मन में सवाल है कि कहीं जमीन पर तो कॉर्पोरेट का कब्जा नहीं हो जाएगा, क्या ऐसे में इन आशंकाओं को देखते हुए और जो बात आईएमएफ ने कही है, इसके बीच अब आप लोगों का अप्रोच इस नए कानून को लेकर है क्या? नया अप्रोच क्या है? क्या आप लोग कुछ संशोधन को तैयार हैं? आपको भी लगता है कि इसमें कुछ खामियां हैं, या आपको लगता है कि जो भी बातें इसमें हैं वो सारी की सारी बातें ठीक हैं? धन्यवाद मृत्युंजय जी। ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक बयान है कि ऑब्जर्वेशन है कि देश में लाया गया जो 3 रिफॉर्म्स है एक प्रोग्रेसिव मेजर है। उनका यही कहना है कि अब एक फाउंडेशन बन गया है और बहुत सारे रिफॉर्म्स को लाने के लिए एक परिवेश बन गया है। और मगर ये नहीं कि हमको आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक का कोई पॉजिटिव स्ट्रोक की आवश्यकता थी। जब सरकार ने इस कानून को लाया है, बहुत सोच समझ कर ही लाया है। ये जो लाया गया है हमारे देश के किसानों के हित में और देश के आर्थिक परिस्थिति के हित में ही है। हम सब जानते हैं कि आज का जो समय है कुछ वो एग्रीकल्चर कमोडिटी सरप्लस सिचुएशन है। अगर सरप्लस पर रेम्यूनरेटिव प्राइस दिलवाना है हमारे किसानों को, तो एक मार्केट, इंटीग्रेटेड मार्केट की आवश्यकता है। हमारा देश बहुत बड़ा है, हम इस देश के मार्केट को फ्रैगमेंट किए थे। जैसे हमारे जमीन फ्रैगमेंट हुआ है, इसी तरीके से हमने हमारा एग्रीकल्चर मार्केट्स को भी राज्य सरकार, जिला प्रशासन, तालुक, ब्लॉक, ऐसे हमने फ्रैगमेंट किया था। और किसान को अपने गांव से दूसरे तालुक को या दूसरे जिले को जाने के लिए भी तकलीफ था। जब अब एक डायरेक्ट ट्रेड प्लेटफॉर्म को स्थापित किया गया है, तो मैं समझता हूं देश व्यापी एक मार्केट बन गया है। तो धीरे धीरे से निश्चय से जो स्पर्धा और पारदर्शिता की मूलक किसानों को फायदा होगा। या आपने जो संशोधन के बारे में पूछा, इस पर मैं कोई व्याख्या नहीं देना चाहता हूं। आप जैसे जानते हैं कि
माननीय सुप्रीम कोर्ट का कुछ आदेश है, और इससे पहले सरकार ने खुद कहा है किसान भाइयों को उनका जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है, तकलीफों को संशोधन करने के लिए तो तैयार है ही। तो मैं समझता हूं कि ये जो कानून है ठीक ही है, और जब आगे जो कमेटी बनाया गया है वो भी चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं समझता हूं तो इंतजार करना। ओके, तो आप कह रहे हैं कि कानून ठीक है और कमेटी में इसके ऊपर और चर्चा होगी, लेकिन सरदाना जी 2-3 महत्वपूर्ण बात है। एक तरफ IMF मुहर लगा रहा है इन तीनों कानूनों के ऊपर, लेकिन दूसरी तरफ किसान बिल्कुल अड़े हुए हैं कि वो कानून वापसी पर ही मानेंगे, और किसानों की लगातार यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। कैसे फिर बीच का रास्ता निकलेगा? अगर वाकई कानून में बहुत सारी खूबियां हैं तो फिर इसको लेकर इतना विलंब क्यों हो रहा है? या फिर आपके हिसाब से मामला कहां पर फंसता हुआ दिख रहा है कि इतने तमाम खामियों खूबियों को गिनाने के बावजूद किसान कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं? मामला फंस कहां पर रहा है? मृत्युंजय जी, अगर आप इन कानूनों को देखते हो तो ये कानून से 21 एग्रीकल्चर सेक्टर, 21 एग्रीकल्चर सेक्टर इंपैक्ट होते हैं। उसमें से सिर्फ 2 सेक्टर के 2 राज्यों के किसान ज्यादा विचलित हैं। इसका मतलब यह है कि हमने सारे किसानों के साथ बात नहीं करी। हमने सारे किसानों को शायद सरकार ने मीटिंग में नहीं बुलाया, क्योंकि पोल्ट्री का किसान भी है, मछली का किसान भी है, ड्राई फ्रूट्स का भी किसान है, जूट का भी किसान है। सब कहते हैं कि उनको बाजार चाहिए, और बाजार में जब आप मंडी के माध्यम से जाते हैं जहां कार्टलाइजेशन होता है, उसका खामियाजा ये है मृत्युंजय जी, आप बॉम्बे में रहते हैं, आप कमोडिटी को इतने सालों से देख रहे हैं, आप कितने पैसे देते हैं और आपके यहाँ महाराष्ट्र में कितना पैसा किसान तक पहुंचता है। 50 रुपए का अगर 5 रुपए किसान तक जाता है तो बीच में 45 रुपए कौन रखता है? ठीक बात। ये भी सवाल हमारे सामने है। दूसरा सवाल ये है कि पिछले 70 साल में किसान गरीब का गरीब रहा, और जो कंज्यूमर ने पैसा दिया उससे बिचौलिया और कमीशन एजेंट अमीर से अमीर होते गए। तो क्या हमें नहीं लगता कि 70 साल में जिस चीज ने काम नहीं किया उसको कब तक चलाना है? पहली बात। दूसरी तरफ आप बात करते हैं कोऑपरेटिव्स की, डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं। डेयरी कोऑपरेटिव्स अपना माल खुद बेचती हैं, आगे बढ़ती हैं, हमारे सामने है। उनका ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर से बहुत ज्यादा है। इसी तरह से पोल्ट्री सेक्टर में ग्रोथ आई, जहां पे कहीं पे भी इस तरह के कोई कानून नहीं थे, वो सेक्टर ग्रो किया। एक्वाकल्चर, फिशरीज में ग्रोथ रेट बाकी वीट और चावल से ज्यादा रही, वहां पे इस तरह के कानून नहीं थे मंडी वाले, उन सेक्टर्स ने ग्रो किया। जब बाकी सब सेक्टर्स में हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो क्या हम उन सेक्टर्स को एग्रीकल्चर में, उनके एक्सपीरियंस को एग्रीकल्चर में लागू नहीं करें? ये बेसिक सवाल है। ठीक बात है। अब बात आती है आपकी कि साहब इससे इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? 70 साल में आज हमारा फूड प्रोडक्शन हो गया 700 मिलियन टन के आसपास। 70 साल में आज तक हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 85 मिलियन टन की है। मतलब आज भी 85 से 90% सामान सड़कों पे रहता है, सड़ता है। 1 लाख करोड़ का नुकसान इस देश के टैक्स पेयर का होता है। क्या उसको रोकने की जरूरत नहीं है? तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, कुछ लोगों का नुकसान जरूर होगा जो आज तक पुराने तंत्र में बैठ के कार्टेल बना के काम करते थे। कंपटीशन से उनको नुकसान होगा, ये बात सही है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के नुकसान को रोकने के लिए पूरे दोषों का नुकसान किया जाए, सारे देश का नुकसान हो, ये कौन सा उचित है? ठीक है, ये आपने अपनी दलील दी कि बहुत जरूरत है इस वक्त इस तरह के कानूनों की, क्योंकि जो लंबे समय से चला आ रहा है, और जो आपने टैक्स पेयर की बात की कि टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल किस तरह से होना चाहिए, इसके ऊपर निश्चित तौर पर बदलाव जो आपने कहा कि वो होना चाहिए। लेकिन अब सिराज चौधरी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि आपने बहुत लंबे समय तक कॉरपोरेट की दुनिया में काम किया है, और एक बड़ा जो डिबेट है इस वक्त एग्री कानून को लेकर, वो ये है, किसानों के मन में एक डर है, जो चर्चा हो रही है। किसानों को लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले नियम हैं, इसमें उनकी जमीन पर कॉरपोरेट का धीरे धीरे कब्जा हो जाएगा। ये डर है किसानों के मन में, और इसको भी बदलने की मांग हो रही है। लेकिन IMF ने एक बात ये कही है इस पूरे कानून को लेकर के कि ये जो नए नियम बनाए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के, ऐसे में किसानों को अच्छा भाव मिलेगा, डायरेक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे, और बिचौलियों की भूमिका, जो मिडिल मैन है, मिडिल मैन की भूमिका कम होगी, जिसका फायदा किसानों को होगा।
तो आपका इस पर, चूंकि आपके पास एक्सपीरियंस है काफी ज्यादा, क्या किसानों का डर जायज है, या फिर जो आईएमएफ ने कही है कि बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी तो उसका फायदा किसानों को मिलेगा, आईएमएफ की ये बात ठीक है या किसानों का डर जायज है? धन्यवाद नितिन जी, आपने जो ये सवाल किया है, मेरा ये मानना है कि ये 3 कानून जो हैं जो कि एक ही उसमें बोले जा रहे हैं, इनके तीनों के बहुत अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। और इसमें जैसे एक एसेंशियल कमोडिटीज वाला एक्ट है, मेरा मानना है कि वो एक्ट की आज कोई जरूरत नहीं थी। इसको एक बार पहले भी हटाया गया था मगर दोबारा ले आया गया। इससे मुझे नहीं लगता है कि किसान कहीं पे भी अफेक्ट होगा। इसको बुरा बनाने के लिए कि कॉर्पोरेट माल जमा कर लेगा, ऊंचे दाम पे बेचेगा, ये सब आजकल के दौर में ऐसा होता नहीं है। आजकल अगर कॉर्पोरेट को पैसा कमाना है कमोडिटी के दाम बढ़ा के, तो वो एक्सचेंज पे भी कमा लेता है। तो और इतना कैपिटल लगा के वो इतनी इन्वेंट्री लेके नहीं बैठेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, ये मेरा मानना है कि ये कुछ खास क्रॉप्स के लिए होती है और उन्हीं के लिए होगी जहां एक कॉर्पोरेट को खास जरूरत होगी किसी क्रॉप को, और वो चाहेगा कि उसको जितनी मात्रा में वो क्रॉप चाहिए है वो क्रॉप उसे मिले, तो उसके लिए वो किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मगर इसमें भी कोई जबरदस्ती नहीं है किसानों के साथ। तो ये भी एक ऐसा कानून है जिसमें मुझे नहीं लगता है कि किसानों को कोई डर होना चाहिए, क्योंकि इस कानून को अगर ठीक से देखा जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है कि किसानों से जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराई जा सकती है और जमीन उनकी छीन जाए, ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा है। इसका शायद लोग ये डर मान रहे हों कि किसान अपने कॉन्ट्रैक्ट में अपनी तरफ का काम करने में नाकाम रहे अगर, या किसी कारणवश ना कर पाए तो कॉर्पोरेट उसकी जमीन ले लेगी। तो एक चीज ये समझने की है कि कॉर्पोरेट, जो बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं, उनके धंधे बहुत बड़े हैं, उनके बिजनेसेस बहुत बड़े हैं, और उन्हें किसानों की छोटी छोटी जमीनें लेने का कहीं कोई भी ना इंटरेस्ट है ना उससे कोई फायदा है। तो ये कुछ चीजें हैं। ये कानूनों, इस तीनों कानूनों के साथ एक बड़ी बात ये हुई है कि इसे लोगों ने अलग अलग तरीके से समझा है, और शायद इसमें सब स्टेक होल्डर्स को समय लेके समझाने की ज्यादा जरूरत थी। इसमें सरकार की जो नीयत है उस पर तो नहीं शक उठाया जा सकता, क्योंकि ये बहुत दिनों से बात चल रही थी कि कृषि क्षेत्र में सुधार होने चाहिए, और सिर्फ यही 3 सुधार नहीं है जिनसे कृषि का सारा हालचाल बदल जाएगा। मगर जरूरी यह है कि एक विश्वास बनाने की जरूरत है। इन 3 में से 2 कानूनों में मुझे नहीं लगता कि किसानों को कोई खतरे की जरूरत है। ओके, तो ये एक आपका व्यू है कि जो डर है किसानों का, वो डर ठीक नहीं है, और किसानों को जो ये डर है कि उनकी जमीन छीन जाएगी, ये डर निराधार है, इसमें कोई दम नहीं है, ये बात आपने कही है। लेकिन अब अशोक दलवई जी, मैं आपसे एक बड़ा सवाल ये पूछना चाहता हूं कि ठीक है, चूंकि आईएमएफ ने कहा है कि ये इसमें पोटेंशियल इस बात का है कि ये एग्री रिफॉर्म को आगे और मजबूत करेगा, लेकिन इसको लेकर के एक सवाल यह है कि अगर हम एग्री रिफॉर्म की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर राज्यों का सब्जेक्ट है, तो कुछ लोगों की ये दलील है कि इसे राज्यों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि इस रिफॉर्म को कैसे आगे बढ़ाए, क्योंकि अपने देश में अलग अलग राज्यों का अलग अलग प्रारूप है खेती का, किसानी का, और सब जगह के अलग अलग क्रॉप पैटर्न है। तो आपको नहीं लगता कि राज्यों को के ऊपर ही छोड़ दिया जाना चाहिए था? यहां पर एक मिसिंग हुई है, और दूसरा एक कि जो एक वाइड कंसल्टेशन फार्मर्स के साथ होना चाहिए, उस फ्रंट पर कुछ मिसिंग हुई है। दलवई जी। धन्यवाद। ये तो ठीक ही बात है कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो है वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के डिवीजन के अनुसार वो राज्य सरकार का हक बनता है, मगर साथ साथ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है और विशेषकर एग्रीकल्चर ट्रेड जो है, एग्रीकल्चर ट्रेड के लिए दोनों स्टेट गवर्नमेंट को और पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनली। जब आप देखेंगे स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये जो डिवीजन ऑफ पावर है, इसके अनुसार जो नया कानून बनाया गया है, डायरेक्ट ट्रेड प्लेटफॉर्म जो बनाया गया है, वो तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल ही बनाया गया है। और राज्य सरकार का भी अधिकार है, वो मार्केटिंग में है, और एपीएमसी उनका अधिकार है, और वो जैसे चाहेंगे बना सकते हैं। मगर हम सबको यही सोचना चाहिए कि देश एक है और किसान भी ये देश के ही नागरिक है। एक किसान क्या चाहते हैं, उनका जो सरप्लसेस है, उनका प्रोडक्शन जोन से जहां जहां डिमांड है वहां तक पहुंचने के लिए कोई तकलीफ ना हो। जैसे मैंने कहा, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए
कुछ प्रावधान नहीं था या तकलीफें थी। इस कानून से क्या होता है, अब सीमलेसली वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जहां डिमांड है वहां सेल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए, और वही एक जो एक कानून का अर्थ है। और एक ही पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, जो IMF के डायरेक्टर साहब ने कहा कि एक सेफ्टी नेट चाहिए। हमारे देश में सेफ्टी नेट है, और वो ही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP, और उसके साथ प्रोक्योरमेंट। और पिछले 6 साल में MSP को बढ़ाया गया है, और साथ साथ प्रोक्योरमेंट को भी बढ़ाया गया है। और ये क्योंकि सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स के लिए है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए भी हमारा ऐसा ही एक स्कीम है। जब राज्य सरकार मदद चाहे पूछेंगे, केंद्र सरकार दे। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। सरदाना जी, आपसे सर महत्वपूर्ण सवाल, एकदम टू द पॉइंट। IMF ने यह कहा है कि इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है एग्री रिफॉर्म की दिशा में आगे बढ़ने का। तो ठीक है, IMF ने तो मौजूदा कानून के ऊपर टिप्पणी की है, तो अब इन जो 3 नए कानून हैं और सरकार कुछ ना कुछ बातचीत को तैयार है, तो आपके हिसाब से कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो रहने चाहिए जिससे कि ये जो पोटेंशियल है रिफॉर्म को बूस्ट करने का वो कम ना हो जाए? देखिए, कानूनों में फेरबदल की जरूरत नहीं है। अच्छा। लेकिन कानूनों का पूरा पोटेंशियल यूज करने के लिए 3 स्टेप उठाने पड़ेंगे। पहला, हमें एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, ताकि ग्रेडिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज क्रिएट हो सके। अच्छा। दूसरा, मार्केट इंटेलिजेंस स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, जिससे हम प्राइस डिस्कवरी एंड फोरकास्टिंग कर सके कि क्या जरूरत होगी और कितनी होगी। ठीक। तीसरा, हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है किसानों की, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी बाजार से जुड़ के काम किया नहीं है, वो आज तक बिचौलियों के भरोसे रहे हैं। उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। इसलिए हमें सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के मैंडेट को और उनकी प्रायोरिटीज को बदलना होगा। प्रोडक्शन से हटा के हमें उन्हें मार्केटिंग सपोर्ट की तरफ किसानों को कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कहना होगा। और इसका फायदा ये होगा कि भारत का हर गांव, 6,50,000 गांव भारत के हर गांव एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन जाएगा। ओके, यही आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जिसको लेकर के बहस भी चल रही है। अब आखिरी सवाल सिराज चौधरी जी मेरा आपसे होगा। एक बहस ये भी है कि अभी चूंकि कुछ ही फसलों की खरीद MSP के ऊपर होती है, 20 से ज्यादा फसलों की MSP तय होती है, लेकिन मोटे तौर पर कुछ ही फसलों की खरीद हो पाती है। और जो डिबेट हो रही है कि MSP पर सारी फसलों की खरीद हो जाए और खरीद की जो क्वांटिटी है उसको भी बढ़ाई जाए। आप चूंकि वेयरहाउस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, हमारा वेयरहाउस इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इस स्थिति में है, इतना मजबूत है कि हम इतने सारे प्रोक्यूरमेंट को कर पाए, सरकार बड़े पैमाने पर MSP पर खरीद पाए? और अगर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? देखिए, प्रोक्योरमेंट किया क्यों जाता है? प्रोक्योरमेंट कोई सामान खरीद के रखने के लिए नहीं, बल्कि उसके कंजम्पशन के लिए किया जाता है। और जिस चीज का कंजम्पशन हो उसी चीज का प्रोक्योरमेंट हो सकता है एक लंबे समय तक, 1 साल 2 साल आप कर सकते हैं। तो जहां तक वेयरहाउसिंग की जरूरत है, वेयरहाउस के साथ समस्या यह है कि शायद कुछ जगहों पे ज्यादा वेयरहाउस हैं, कहीं पे कम है। ये बात सच है कि ज्यादा वेयरहाउसिंग की जरूरत है, मगर उसमें एक बहुत जरूरी बात यह है कि जरूरत के हिसाब से जगह जहां पे क्रॉप जो होती है उसके आधार पे वेयरहाउस बने, ना सिर्फ इसलिए बने क्योंकि वेयरहाउस बनने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, सब्सिडी दी जा रही है, क्योंकि इससे वेयरहाउस ऑपरेटर्स की भी जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है वो कम होती है, बजाय इसमें लोग आने के पीछे हटना चाह रहे हैं। आजकल मैं जितने वेयरहाउस ऑपरेटर्स को बड़ों को जानता हूं, वो कोई भी वेयरहाउस में ज्यादा इन्वेस्ट करने में इच्छुक नहीं लग रहा है, क्योंकि ये एक लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट है। तो जैसा सरदाना जी ने कहा कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इन सब चीजों में बहुत समय लगेगा। ये सेक्टर कोई प्राइवेट सेक्टर के लिए भी बहुत अट्रैक्टिव सेक्टर नहीं है। ये आप अगर सभी इंडस्ट्री सेक्टर्स देखें तो बहुत लो मार्जिन बिजनेस होता है और इसमें बहुत एफिशिएंसी की जरूरत होती है। तो कहीं पे ये कहना कि एकदम से कानून बदल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, मेरा अपना मानना है कि कम से कम 5 से 7 साल लगेंगे इन कानूनों के सही असर को नजर आने में, और ये धीरे धीरे आएंगे। एक बात समझने की ये भी है कि हिंदुस्तान एक देश जरूर है, मगर एक अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, अलग अलग सॉइल कंडीशंस हैं, अलग अलग फार्मर की स्थिति है, अलग अलग जगह पे अलग क्रॉप्स होती हैं। तो कोई भी एक यूनिवर्सल सोल्यूशन या यूनिवर्सल आउटपुट
किसी भी चीज से नहीं मिलेगा। हर जगह इसको अलग अलग तरह से देखा जाएगा और इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण सुझाव हैं एग्री रिफॉर्म की दिशा में। बहुत शुक्रिया सिराज चौधरी जी आपका, अशोक दलवई जी आपका और विजय सरदाना जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि जो टिप्पणी IMF ने की है उस टिप्पणी में कितना दम है और क्या वाकई ये तीनों कानून आने वाले समय में गेम चेंजर साबित होंगे।